हाँ ये जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैरेट्स, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। इज माय आवाज वीडियो बोथ आर क्लियर? जय हिंद एवरीवन, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है सभी को? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। जसवंत जय हिंद, लवलजीत जय हिंद, कैरेट शुभम जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? जय हिंद, जय हिंद, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? आयुष राज जय हिंद, जय हिंद आयुष, ओम जय हिंद, जय हिंद जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी आवाज, मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? आई होप चीजें क्लियर हो रही होगी। और चलिए फिर सेशन की शुरुआत करें, समय तो हो गया है। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी आवाज क्लियरली आ रही? करेक्ट, वॉइस वीडियो क्लियर है ना? एक बार ये कंफर्म कर देना, देन हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। जय हिंद आरव, जय हिंद चेतन गोस्वामी, जय हिंद किट्टू, जय हिंद ओके देवेंद्र, जय हिंद। चलो स्टार्ट करें, सेशन के बारे में बात करें। भारत के नेता की जय, अरे यार भारत के नेता की जय नहीं, भारत माता की जय। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए चंदन गौर, जय हिंद ओके। चलो आई होप सर आज आप दिल्ली में, हाँ आज मैं और वी बोथ ब्रदर्स आर इन दिल्ली, राहुल सर और मैं दोनों दिल्ली के अंदर है। शक्ति का लॉन्च है यार, शक्ति आने वाला है ना, उसका लॉन्च है, दैट्स व्हाई वी आर हियर। हाँ, तो इसलिए देखो स्टूडियो थोड़ा अलग है, यहाँ पे थोड़ी चीजें अलग हो जाती हैं। तो कोई नहीं है, स्टूडियो अलग है, चीजें अलग है, तो क्या हो गया, पढ़ाना तो अपने को है। जय हिंद। पूरी थकान दूर हो गई। मैंने देखा कि आज मेरी शौर्य 2.2 में क्लास आया था कि चलो बढ़िया, थकान मेरी दूर हो गई कि मेरे बच्चों से बात करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। देखो क्या आता है, दिल्ली में जब मैं आता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, बट मेरे को थोड़ा सोशल होना थोड़ा सा कम पसंद है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं सबसे बात कर नहीं पाता हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं शर्माता हूँ, ऐसे शर्माने वाली बात नहीं होती। पता नहीं, होता है थोड़ा सा, कई लोग होते हैं ऐसे। सो वही थोड़ा सा, बट मैंने देखा कि मेरे बच्चों से बात है, हो जाएगी मेरी। शोर टोमोटो के बच्चे तो भैया 1.0 नॉट द 2.0, 1.0 के बच्चे हैं, तो भैया फिर मैं खुश होगी। चलो पुराने बच्चे हैं, क्योंकि जितनी बैचेस है ना मेरे पास, जैसे 2.0 वाले तो नए आए हैं अभी, 2.0 तो अभी शुरू हुई है, 1.0 तुम लोगों से बहुत लंबे टाइम से बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी बैच है तुम्हारी। तो तुम्हारे साथ एक रिलेशन बहुत अलग है मेरा, 1.0 के साथ मेरा रिलेशन हमेशा बहुत अलग होता है, क्योंकि बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत सबसे पहली बैच वही होती है, उसके बाद फिर 2.0 आती है, फिर वो सीडीएस वाले आते हैं, सीडीएस के बच्चे बड़े होते हैं। पर तुम लोग जो हो ना 1.0 वाले, उससे मेरा प्रेम ज्यादा रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 2.0 वालों से गुस्सा हूं, पर है ना मेरे को थोड़ा सा तुमसे ज्यादा रहता है, बिकॉज तुमसे तुम्हारे साथ लंबा टाइम हो जाता है। चलो अब स्टार्ट करें बेटा ना, आज है ना हम थोड़ा सा जल्दी तो नहीं, पर हम चीजें करते हैं। बिकॉज देखो आज की जो क्लास है ना बच्चा, मैं क्लियरली बोलूं, ध्यान से मेरी बात सुनना सारे बच्चे, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। आज की क्लास में मैं बात बहुत कम करने वाला हूं आप लोगों से। मैंने कहा कि बात कर लूंगा, पर मेरे दिमाग में आया कि भाई टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास से ना हर साल मतलब एनडी में सवाल आनी है बेटा, 2 सवाल भी आ सकते हैं आज की क्लास से, और आज की क्लास से 3 सवाल भी आ सकते हैं। मतलब ये मान के चलो कि अपने 10 से 12 नंबर पक्के इस क्लास से, 8 से 12 नंबर के बीच में क्वेश्चन आज तुम्हारे बनेंगे इस क्लास से। कितना है, गारंटी से बोल रहा हूं मैं, गारंटी से बोल रहा हूं, तो समझ जाओ कि कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर है। गारंटी से बोल रहा हूं मैं, बहुत ही गारंटी से मैं बोल रहा हूं। तो है ना, याद रखना कि आज अपन बात थोड़ी सी कम करेंगे और अपन पढ़ेंगे ज्यादा। और पढ़ना क्या है, स्टैटिकल डेटा है। स्टैटिकल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, हम लोगों ने वो रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़े थे, 1857 के पहले रिवॉल्ट कितने सारे होते हैं उसके बारे में बात करी थी। वैसे ही आज बात करेंगे, आज हम बात करेंगे इंडियन रेनेसॉ के बारे में, भारत के पुनर्जागरण के बारे में बात करेंगे। बड़े महान लोग हैं भारत के, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या पढ़ा नहीं जाता, या उन लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं होती है। हम आज बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुना होगा आपने इनका नाम, राजा राम मोहन रॉय, काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कपल जिन्हें मैं भारत के सबसे आइडल कपल के रूप में देखता हूँ, ऐसे कपल जिन्होंने भारत के अंदर महिलाओं को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया, ऐसे कपल जिन्होंने भारत के अंदर जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। किसके बारे में बात कर रहा हूं, कोई बता सकता है कौन है कपल? हाँ जी, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों कपल्स हैं। सवाल आते, सवाल भी करवाऊंगा मैं, पीवाईक्यू कुछ इसके अंदर ऐड करे मैंने, तो उन पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे। और करें स्टार्ट, मतलब बिना किसी देरी के स्टार्ट करना शुरू करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब लास्ट हमने बात करी थी 1857 की क्रांति के बारे में। अब देखो अभी ट्विस्ट आता है, पहले क्रांति के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा, उसके बाद अपन वॉइस लो आ रही, चलो मैं थोड़ा सा वॉइस बढ़वा लूं, वॉइस कम आ रही, मैं एक मिनट थोड़ी वॉइस बढ़वा लेता हूं। 1 मिनट देना बेटा मुझे, है ना, 1 मिनट देना मुझे। कोई नहीं है क्या? वॉइस बढ़ा देना यार, वॉइस कम आ रही। हाँ बेटा 1 मिनट मुझे देना है ना, थोड़ी सी वॉइस में बढ़वा लेता हूँ, आई थिंक कुछ बच्चों को इशू आ रही है, 1 मिनट दीजिएगा।
एक मिनट देना है ना, चलिए। शक्ति की टाइमिंग प्लीज दिन में रखना। अरे यार ऐसा देखो मेरे ऊपर नहीं होता टाइमिंग कब का क्या है, वो तो देखो आगे जो चीजें डिसाइड की जाती है उसके ऊपर होता है। हाँ जी, अभी क्लियर है वॉइस? आई थिंक नाउ वॉइस इज क्लियर। अभी क्लियर हो गई वॉइस? आई थिंक अभी क्लियर है वॉइस आपकी, है ना? मेरी आई थिंक अभी वॉइस क्लियर हो गई है। चलिए स्टार्ट करें। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। वॉइस नाउ अभी क्लियर है? नाउ इट्स क्लियर? ओके चलिए, जय हिंद जय हिंद। अभी क्लियर है? हाँ ना, चलो ठीक है, क्लियर होगी। स्टार्ट करें, चलिए आगे बात करें। चलिए ठीक है ओके, चलो स्टार्ट करें आके। अब देखिए लास्ट हम लोगों ने किसके बारे में बात करी थी? लास्ट हमने 1857 के क्रांति के बारे में, रिवॉल्ट के बारे में बात कर ली थी। याद आ गया? 1857 के रिवॉल्ट के बारे में बात करी थी। अब एक सवाल याद रखना, मुझे बताओ 1857 के रिवॉल्ट से पहले भारत में किसका शासन था? जैसे अगर मैं एक डेट बनाऊं 1857 का रिवॉल्ट है, तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उससे पहले भारत में किसका शासन था? किसका शासन था? और 1857 के रिवॉल्ट के बाद बहुत मेजर चेंज आने वाला है, बहुत मेजर चेंज आने वाला है 1857 के रिवॉल्ट के बाद। और उसी के बाद की कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसका शासन था? अंग्रेजों का था। देखो एग्जैक्टली अंग्रेज नहीं था। 1857 के रिवॉल्ट के पहले अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली अंग्रेज नहीं है वो, मतलब अंग्रेज सरकार नहीं है यहां पर। वो एक कंपनी, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने सबने इसके बारे में बात करी कि 1857 के पहले भारत में शासन किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ गया? ईआईसी का शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। अभी कंपनी है, इट्स ए कंपनी। अंग्रेज सरकार इसको सपोर्ट करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि हाँ चलो तुम भारत के अंदर ये कर रहे हो, चलो हम सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारा। और ये कंपनी के पास कितना पावर है सोचो। कंपनी हथियार रखती है, ये कंपनी सोल्जर्स रखती है। और सोल्जर कहां से इन कंपनी के पास? इस कंपनी के पास सोल्जर जो है ना, वो इंडियन सोल्जर्स भी है इसके पास। इसके पास इंडिया से भी सोल्जर्स हैं। इस कंपनी के अंदर सोल्जर्स इनके ब्रिटेन से भी है। इस कंपनी के पास सोल्जर फ्रांस से भी है, फ्रांस के भी सोल्जर्स इनके पास है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके पास हर जगह से सोल्जर्स हैं। बिकॉज ये कंपनी, देखो कंपनी में जॉब कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है ऑब्वियसली, कोई भी यहाँ पे इस कंपनी के अंदर जॉब कर सकता है ना? या आकाश अभी नोएडा के अंदर बेटा हम लोग, है ना? चलिए अब कोई भी कर सकता है इस कंपनी के अंदर जॉब। अब होता क्या है, कहानी सुनना। अब साहब 1857 का रिवोल्ट इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ, इतना बड़ा रिवोल्ट है वो, मतलब कितने लोग मर गए यार, मतलब बड़ी खतरनाक चीज हो गई। उसके बाद हमने देखा कि जो कानपुर के अंदर घाट पे घटना हुई उसकी जानकारी चली गई ब्रिटेन तक। अब ब्रिटेन की जो सरकार, वहां की जो महारानी है, उसने बोला ये तो बड़ा गलत हो रहा है, इस कंपनी के हाथ से भारत का शासन ले लो। बोले इस कंपनी के हाथ में भारत का शासन नहीं देना है, कंपनी तो गड़बड़ कर देगी, कंपनी तो भारत को बर्बाद करके रख देगी। एक काम करो, इस कंपनी के हाथ से भारत का शासन छीन लो। और 1857 के बाद ध्यान से मेरी बात सुनना, भारत का जो शासन किसके हाथ में आ जाएगा? कंपनी से छीन लिया जाएगा और शासन आ जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। ध्यान से मेरी बात सुनना, अब इसके बाद शासन आ जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के हाथ में। और क्लियर लेकर बात की जाए तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। क्राउन मतलब क्या होने? साहब महारानी है, उस महारानी के हाथ में आ जाएगा। नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है ना? क्लियर? अरे सर ऐसे बाहर थोड़ी होते हैं ना, ऐसे बाहर थोड़ी होते हैं सर, कैसी बात कर रहे हो, है ना? अब देखो बेटा पढ़ लो, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ बच्चा थोड़ा सा देखो आज की क्लास में ध्यान दो, तुम्हारे 3 सवाल बनेंगे यहाँ से, 12 सवाल बन रहे हैं यहाँ से। प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, समझो। अब याद रखना, अब इसके बाद किसके हाथ में आ गया शासन? इसके बाद शासन है क्राउन के हाथ में आ गया। अब क्राउन के हाथ में कैसा है, इसके विषय भी एक बड़ी खतरनाक कहानी। अब देखो क्या होता है, 1857 की क्रांति होगी, पूरे ब्रिटेन में बवाल हो गया कि अरे कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी को संभालते नहीं आ रहा है भारत को। मतलब इतनी बड़ी अगर क्रांति हो रही है तो सीधी सी बात है, कंपनी संभाल ही नहीं पा रही है क्या? कंपनी इज नॉट एबल टू कंट्रोल द इंडिया। ये मैसेज पहुंच गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अब वहां की जो रानी जी थी, क्वीन एलिजाबेथ, उसने बोला भैया एक काम करो, इस कंपनी को तो बुलाओ वापस, इस कंपनी को बोलो कि तुम भारत में केवल शासन करो, बाकी भारत को जो चलाने की जिम्मेदारी है, भारत को जो रेगुलेट करने की जिम्मेदारी, जितना एरिया हमने भारत के अंदर जीत लिया वो सारा चीजें अब हम देखेंगे। तो कंपनी को वापस बुला लिया जाता है। अब क्या हुआ, अनाउंसमेंट किया, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। अनाउंसमेंट किया जाता है कि साहब 1 नवंबर 1858, ये डेट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट डेट है। 57 के अंदर क्रांति होती, 58 तक इसको खत्म कर दिया। अब अनाउंसमेंट किया 1 नवंबर 1858, इस दिन को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा दरबार लगेगा। ध्यान से, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद के अंदर बहुत बड़ा दरबार लगेगा। अब उस टाइम तो इलाहाबाद था, आज प्रयागराज हो गया, प्रयागराज हो गया। कहा कि इलाहाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा दरबार लगेगा। दरबार का मतलब क्या होता है? दरबार का मतलब यहां पर है साहब कि यहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में सारे भारत के राजा महाराजा आएंगे, सारे भारत के बड़े बड़े लोग, सारे जमींदार इस मीटिंग के अंदर आएंगे। और अब यह डिसाइड होगा कि कंपनी के बाद रानी जो आने वाली है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन आने वाला है, उसमें क्या बदलाव आएंगे। अब सबको टेंशन हो गया कि अरे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी ने ये जो पॉलिसीज बना के रखी, फॉर एग्जांपल की बात करें, सब्सिडी अलायंस बना के रखी है,
डॉक्टर ऑफ लेप्सिस बना के रखी थी। बोले इन पॉलिसीज का क्या होगा? जो सोल्जर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जॉब करते हैं इंडियन, उनको दिक्कत होगी, क्या कंपनी तो जा रही है, हमारी नौकरी का यहाँ पर क्या होगा? तो सब बड़े टेंशन के अंदर, क्या किया जाए क्या किया जाए। उस समय पर भारत के अंदर जो व्यक्ति था, जो कंपनी की तरफ से अपॉइंटेड था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ये नोट करना बेटा, इस काफी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के टाइम भारत के अंदर जो आदमी है, भारत के अंदर जो वायसराय है या गवर्नर जनरल है इंडिया का, उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ये नोट करना, ये भारत का देखरेख कर रहा था उस टाइम पे। अब इसने बोला भैया मैं दिल्ली दरबार लगा रहा हूं और मैं क्वींस का प्रोक्लेमेशन बताऊंगा। प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है कि रानी साहिबा ने जो जो भारत के लिए चीजें डिसाइड करी, उसके बारे में हम बात करेंगे यहां पे। सब टेंशन में, अरे भैया क्या होगा क्या होगा, एक तारीख का दिन है, सब टेंशन के अंदर है। 1 नवंबर का दिन क्या किया जाएगा, रानी ने क्या बोला होगा, हमारी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, हमारी जमीन छीन तो नहीं लेंगे, रानी साहिबा क्या करने वाली, जो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे काम करती थी वैसे ही काम करेगी क्या, सब टेंशन के अंदर है। अब 1 तारीख को सुनिएगा, 1 तारीख 1858 को इलाहाबाद के अंदर एक दरबार लगाया जाता है और रानी साहिबा ने क्या क्या बोला उसके बारे में बात करके, कौन करेगा, लॉर्ड कैनिंग बात करता है। पहली बात रानी साहिबा ने क्लियरली बोली कि देखो 1857 की क्रांति में जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया था, अगर उन्होंने किसी को मारा नहीं मतलब किसी की अंग्रेज की हत्या नहीं करी, तो उनको हम छोड़ देंगे। मतलब तुम केवल आंदोलन कर रहे थे, तुमने किसी को मारा नहीं, तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। पर अगर किसी ने किसी अंग्रेज को मारा होगा तो फिर उसको नहीं छोड़ेंगे और उसको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। क्लियरली बोला साहब कि अगर तुमने किसी ब्रिटिश सोल्जर को मारा है तो तुमको जेल में रखेंगे, अदरवाइज तुमको छोड़ दिया जाएगा। जनरल एमेंसिटी का मतलब होता है, एमेंसिटी का मतलब होता है माफ करना, क्षमा कर देना। बोले सबको माफी दे देंगे। अब ये बात बहुत अच्छी, सब खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है भैया। क्योंकि क्या हो 1857 की क्रांति में देखो सबने किसी को मारा नहीं था, पर क्या होता है कि जनरली यूजुअली क्या हो रहा था कि आंदोलन चल रहा है। अब मान लो दिल्ली के अंदर आंदोलन हो गया, प्रथमेश्वर के इलाके में आंदोलन हो गया, अब प्रथमेश्वर लीडर है, निकल गया प्रथमेश्वर झंडा लेकर, अब मैंने 15-20 ब्रिटिशर्स को मार दिया, खत्म कर दिया, मैं तो मार भी दूं ना, उस टाइम पे होता तो मार ही देते। अब मेरे साथ जो लोग थे, राहुल सर भी थे, चलो भैया, दानिश सर भी, चलो चलेंगे। अब इनने मारा नहीं, ये मेरे साथ नारे लगा रहे पीछे पीछे, तो भैया मेरे को तो देंगे फांसी, सीधी बात है, बिकॉज मैंने तो डायरेक्टली मारा, और इनको छोड़ देंगे, बोले तुम जाओ तो भैया कोई दिक्कत। ये चीज यहां पर करी थी, याद रखना। उसके बाद रानी ने क्या करा, रानी साहब ने दूसरा जो काम किया, यहां पर रानी साहब ने क्लियर बोला कि देखो भैया हम कुछ चीजें कर रहे हैं, ये देखो पूरा डॉक्यूमेंट लेके आया हूं, एक पूरा क्वीन का प्रोक्लेमेशन है। क्या बोला रानी साहबा ने, दिख रहा है, देखो इलाहाबाद के अंदर है, ये रानी साहबा की सील लगी। इसमें रानी साहबा ने पहली चीज यहां पर करी कि देखो पहला काम हम ये करेंगे कि अब से जो सरकार है, याद रखिएगा, अब से सरकार, पहली चीज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुम्हारे साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फॉर एग्जांपल की बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी राजा के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया व्यापार के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी किसान के साथ जो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, जैसे इनके होते थे ना कि 5 साल के लिए रेवेन्यू देना पड़ेगा, जमीन 5 साल के लिए पट्टे पे दे दी, बोले वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह हम आ गए। अब राजा महाराजा खुश, बोले चलो ये बात अच्छी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे साथ ट्रेडिंग के कॉन्ट्रैक्ट करके गई थी, ट्रेड के जो किसानों को जमीन देके गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उनके पास ही रहेगी, चलो ये बात अच्छी होगी। दूसरा बोला सा कि अब आज के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के अंदर किसी भी राजा की जमीन नहीं छीनेगी, किसी की राजा की जमीन एक्वायर मतलब छीनना, किसी भी राजा की जमीन नहीं छीनेगी। मतलब अब ना तो कोई सब्सिडी अलायंस हम करने वाले, सबको रद्द कर दिया गया, और अब ना कोई डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस जैसी चीज होने वाली है। तीसरी बात ब्रिटिश के क्वीन ने कही इस लेटर के अंदर कि देखो आपके रिलीजियस मैटर में अब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी ना कि मंदिर पे टैक्स लगा दिया, मस्जिद पे टैक्स लगा दिया, कान में बाली नहीं पहनना है, ये नहीं करना, बोले आपके धर्म के मैटर पे हम लोग बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको जो करना है करो। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भारत के राजा है उनकी आपस की लड़ाई में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, कभी मराठास को सपोर्ट कर दिया इसके खिलाफ, कभी अब पेशवा को सपोर्ट कर दिया, कभी अवध के नवाब को सपोर्ट कर दिया, बोले ये सब हम नहीं करने वाले। क्लियरली रानी ने 2 टुक बात कही। अब देखो सुनने में बहुत अच्छी बात लग रही, पर ये केवल कहने की बात है, इनके पीछे इनकी बहुत बड़ी चाल है, पर ये केवल कहने की बात है। अब ये सारी बातें करी रानी ने। अब इसके बाद यहां पर ये कहा, पिछले इनके पीछे जो चीजें थी, दिमाग के पीछे जो चीजें यहां पर थी, वो ये थी साहब कि रानी साहिबा ने इसके बाद जैसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अपने आपको स्टैब्लिश करा भारत में, आप बिलीव कीजिएगा तकरीबन 60% इंडियंस को उनकी नौकरी से निकाल दिया। 60% जो इंडियन सोल्जर्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करते थे, उनको रानी साहिबा ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत से निकाल दिया, बोले आप जाओ। तो ऐसा क्यों किया? बिकॉज इन्होंने समझ लिया कि यार ये तो अकेले यूनाइटेड नहीं हो पाए। बिकॉज मैंने बताया था ना कि साहब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में केवल 20% सोल्जर्स अंग्रेज थे, बाकी तो अपन सब इंडियन ही थे 80%। तो रानी साहिबा ने बोला इनको भगाओ, और रानी साहिबा ने क्या करा कि 60% इंडियन सोल्जर्स को कंपनी से निकाल दिया।
दूसरी बात इन्होंने क्या करा, दूसरी बात बेटा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि देखो, यहां पर इन्होंने बोला कि देखो अब हर आदमी को भारत के अंदर राज करने का अधिकार है। अब ये समझ चुकी थी रानी साहिबा कि भारत के अंदर लोगों को केवल मार पिटाई से आप कंट्रोल में कर सकते हो। अगर आप इनको मारोगे पीटोगे तो कंट्रोल में आएंगे, दरवाजे कंट्रोल में नहीं आ सकते। मतलब बाय फोर्स से इनको शासन करना पड़ेगा। रानी साहिबा समझ चुकी थी कि बाय फोर्स करना पड़ेगा, बातचीत से समझते नहीं। तीसरी बात यहां पर यह था कि साहब भारत के अंदर जो प्रोग्रेस है उसको इन्होंने डिले करना शुरू करा। इन्होंने बोला कि जो भारत के लोगों के पास दिमाग बहुत है, इनको अगर हमने ज्यादा फैसिलिटीज दी तो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो हमारी जो सोशल प्रोग्रेस थी ना कि देश के अंदर जो है एक इक्वालिटी लेकर आना, जाति प्रथा को खत्म करना, इन्होंने कोई खत्म नहीं करा। इन्होंने बोला कि ठीक है, जैसा बढ़ रहा है वैसा बढ़ने दो। इसके बाद इन्होंने क्लियरली कहा कि भारत के अंदर हम कुछ चीजें करना चाहते हैं। पहली चीज इन्होंने क्लियरली कहा कि भारत के अंदर जितने भी लोग, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, उनको केवल और केवल किस तरीके से किया जा सकता है कि जितना एरिया भारत के अंदर है उस भारत को केवल और केवल बाय फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है, ताकत के द्वारा ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, बातचीत से भारत कंट्रोल नहीं होगा। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय के साथ अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। आई बात समझ में, अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। तेवर समझते हो ना, शुरुआत में तो रानी ने बोला कि साहब बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाद में रानी ने धीरे धीरे हमारे लोगों को लूटना पीटना शुरू कर दिएगा। ठीक है, उसके बाद एक कानून लाएगी रानी भारत के ऊपर राज करने के लिए, जिसे कहा जाएगा द एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। याद रखना, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के अंदर ये कानून लेकर आई थी। ये अपन बाद में पढ़ते हैं। इस कानून में स्पेसिफिक कुछ चीजें थी, मैं बता देता हूं, अगर आप बोलेंगे तो। ये कानून फिर भारत में लागू कर दिया जाता है। और जितना भी एरिया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का था, अंग्रेज सरकार ने बोला भारत में वो इस कानून की सहायता से राज करेंगे। इस कानून में क्या लिखा था कि देखो, भारत के अंदर जो आदमी है ना, याद रखिएगा, अब उसे वायसराय कहा जाएगा। मतलब पहले जो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड जो भारत के अंदर है, उसको बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसका नाम चेंज कर दिया, बोले आज से तुमको वायसराय बोलेंगे। बोला ठीक है वायसराय बोल दो। तो गवर्नर जनरल से नाम चेंज करके कर दिया वायसराय। उसके बाद वायसराय, पहले वायसराय कौन बने, वही लॉर्ड कैनिंग, चार्ल्स कैनिंग। ये भारत का पहला वायसराय। नोट करना, सवाल आया है डी के अंदर। ही वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, इट वॉज द लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ये भी सवाल पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड भारत में कौन था। ये भाई साहब थे, कैनिंग भाई साहब थे। और जब भारत के पहले वायसराय के बारे में बात करें तो इसी को बना दिया, बोले किसी और को क्यों बोला, ये जानते हैं भारत के बारे में। उसके बाद इस कानून के द्वारा कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया भारत से, जैसा कि हमने बात करी थी। और कहा कि साहब क्वीन विक्टोरिया जो है हमारी, मैंने एलिजाबेथ बोल दिया था, माफ कीजिएगा मुझे, कि रानी विक्टोरिया जो है, जो क्वीन विक्टोरिया है, वो भारत की महारानी होगी। सोचो, भारत की महारानी कौन होगी, क्वीन विक्टोरिया। सोचो कितनी बड़ी बात। भारत की महारानी एक अंग्रेज होगी, क्लियरली डिक्लेयर कर दिया इस कानून के अंदर। तो सवाल एग्जैक्टली यहां से आता है, किस कानून के अंदर, किस एक्ट के अंदर भारत की महारानी क्वीन विक्टोरिया को डिक्लेयर कर दिया था। तो इस कानून के अंदर डिक्लेयर कर दिया क्वीन विक्टोरिया को कि भैया वो भारत की महारानी होगी। इसके बाद और क्या बोला कि देखो, भारत के अंदर अब राज करने का अधिकार केवल और केवल किसको होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। अब एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे, ये जो करा इन्होंने, आपके हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी का जाना और ब्रिटिश गवर्नमेंट का आना, ये सही था कि गलत? ऑप्शन ए सर सही था, बहुत बढ़िया काम किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गए। या आपके हिसाब से सर ये बड़ी गलत चीज होगी, अब भारत और खराब हो जाएगा? आपके हिसाब से क्या लगता है? आगे की कहानी के बारे में बात करें तो तुमको क्या लगता है, बताओ जरा, सोच के बताइएगा। अपना दिमाग लगाना थोड़ा सा, सोच के कि सही है कि गलत है यार ये चीज, तुम्हारे हिसाब से क्या है? रॉन्ग। देखो मेरे को लगता है, अगर मैं क्लियरली बोलूं, इट्स बी, बड़ा गलत डिसीजन था। नहीं, देखना क्या होगा। सदी बात है, देखो अंग्रेज सरकार ज्यादा खराब है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी आखिरकार कंपनी है।
उसका है कि ठीक है भारत को लूटो पीटो और भारत से कभी ना कभी ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाती है। वो कंपनी थी, कंपनी कितना ही शासन कर लेगी, वो कंपनी थी। अगर जिस भी दिन हम लोग खड़े हो जाते ना कंपनी के खिलाफ तो भारत से कंपनी को हम भगा देते। कैसे भगा देते? बिकॉज देखो हमारे सोल्जर ज्यादा है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सरकार है, ये पूरा एक देश था। रानी विक्टोरिया के बारे में बात करें, क्वीन विक्टोरिया, अरे रानी ने बोला कि मैं भारत की सर्वे सर्वा हो गई। तो याद रखना ये सबसे खराब चीज हो गई थी, है ना। 1857 की क्रांति तो बढ़िया थी, पर उसके बाद जो काम हो गया ना, जो कांड हो गया, वो कांड बड़ा खतरनाक था। अब आज का जो लेक्चर है वो इस कांड के बारे में नहीं, आज का जो लेक्चर है वो है भारत के रेनिसॉ के बारे में। रेनिसॉ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रेनिसॉ। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज हम इंडियन रेनिसॉ के बारे में बात करेंगे। क्या होता है रेनिसॉ, जिसको हिंदी में पुनर्जागरण कहा जाता है? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रेनिसॉ? रेनिसॉ किसे कहा जाता है? सर पीडब्ल्यू से गैप सर्टिफिकेट मिलता है क्या? गैप सर्टिफिकेट गरिमा मेरे को नहीं, यहाँ से क्यों मिलेगा? हाँ जी बताओ मुझे, क्या रेनिसो का मतलब क्या होता है? रेनिसो से पहले कानून, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं। बताऊं कहानी इंटरेस्टिंग है, देखो तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है नहीं भी आ सकती, बट इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक है ना जैसे 1857 की क्रांति हुई थी ना भारत के अंदर, एक क्रांति और हुई यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम पर ही। जैसे जैसे क्या होता है 1859 में क्या हो गया कि अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी सरकार तो गिर गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा काम किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में उनका सारा काम आ गया। अब जिस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में सारा काम आया ना, तो जितने भी गोरे सिपाही थे, गोरे सिपाही कौन? जैसे कि मैंने बताया था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में केवल ब्रिटेन के, ईस्ट इंडिया कंपनी में कहां के सिपाही? ईस्ट इंडिया कंपनी में आप देखोगे तो इंडिया के भी सिपाही थे, इंडिया के साथ साथ वहां पर फ्रांस के भी सिपाही हैं, उसमें पुर्तगाल के भी सिपाही हैं। बिकॉज ये लोग हुए कि भैया जहां सैलरी मिली वहां काम करना शुरू कर दिया। अभी जो गोरे सिपाही थे ना, जो गोरे वाले थे, गोरे मतलब इंडियन नहीं, जो गोरे सिपाही, इन्होंने काम करने से मना कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि बोले हम काम नहीं करेंगे आपके लिए। बोले क्यों नहीं करोगे काम? काहे काम नहीं करोगे भाई, क्या दिक्कत है? बोले हमको चाहिए एक्स्ट्रा पैसा, हमको चाहिए एक्स्ट्रा अलाउंस। अब एक्स्ट्रा अलाउंस का मतलब क्या होता है? इन्होंने बोला कि देखो भैया जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे ना, तो हम अपने देश से दूर से आए हैं, अपने परिवार, अपनी बीवी, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने भाई बहन को छोड़ के आए हैं हम। तो इसके लिए क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमको हर महीने एक्स्ट्रा पैसा देती थी कि चलो तुम इतनी दूर से आए हो, हमको ट्रेवल अलाउंस दिया जाता था कि तुम इसलिए काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा मिलता था। अगर आप हमको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे तो हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। और इन्होंने विद्रोह कर दिया, इसको बोला जाता व्हाइट म्यूटिनी। वो लॉर्ड कैनिंग भाई साहब के सामने करा। अब अंग्रेज सरकार ने बताया क्या कि अंग्रेज सरकार ने इनसे कोई बात नहीं करी। अंग्रेज सरकार का दिमाग देखना, अंग्रेज सरकार बहुत क्लियर है, अंग्रेज सरकार ने इन लोगों से कोई बात ही नहीं करी, कोई बात नहीं करी इनसे, बोले कोई बात नहीं करी। फिर क्या किया अंग्रेज सरकार ने? 3 जहाज मंगवाए। कितने जहाज मंगवाए? 3 जहाज मंगवाए। और रात को आके इनको बोला कि कल तुम्हारा जहाज फ्रांस जा रहा है, कल तुम्हारा दूसरा जहाज पुर्तगाल जा रहा है, कल तुम्हारा तीसरा जहाज डेनमार्क जा रहा है। अपने अपने जहाज में बैठो, अपनी सैलरी लो जितनी अभी तक बनी और अपने अपने घर निकल जाओ। कोई बातचीत नहीं करी, इनके घर भेज दिया उन्होंने। बढ़िया करा, देखो ये दिमाग लगाते, कोई बातचीत थोड़ी करती अंग्रेज सरकार। इसको व्हाइट म्यूटिनी कहा गया। इन्होंने विद्रोह करा, पर विद्रोह को इतने आसानी से दबा दिया ना कि फर्क नहीं पड़ा। करते रहो भैया, तुम क्या दिक्कत है? तुमको विद्रोह करना है, नहीं करना मत करो। ये चीज हुई है भारत के अंदर, भगा दिया, बोले तुम जाओ अपने घर, हमको फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द थिंग, व्हाइट म्यूटिनी कहा जाता है। और लॉर्ड कैनिंग भाई साहब भी थे उस टाइम पर भी। देखो ये लॉर्ड कैनिंग है ना, लॉर्ड कैनिंग। तो इनके टाइम पर ये म्यूटिनी हुई है, भारत के फर्स्ट वायसराय भी है। तो नाम याद रखिएगा बेटा, दिस इज द व्हाइट म्यूटिनी। अजीब चीज है बट ये हुई है भारत के अंदर। जाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द थिंग। अंग्रेज इतने बातचीत नहीं करते, बोले चले जाओ। और जहाज बुला लिए इन्होंने, इनसे पूछा थोड़ी, बोले पैक करो सामान, निकलो, कल सुबह निकलना है। ये होता है चीज है, इस तरीके से आप किसी विद्रोह को दबाते हो। अंग्रेज सरकार यही करती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको रहना, इमोशन उनके अंदर नहीं है। आई बात समझ में? चलिए अब आज के जो चीजों के बारे में, आज के जो चैप्टर है विच इज द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेनिसॉ के बारे में। रेनिसॉ का मतलब होता है क्या, पहले मुझे बताइए व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रेनिसॉ। जब हम रेनिसॉ के बारे में बात करते हैं, रेनिसॉ का मतलब क्या होता है? मोय में हो गया। हाँ जी बेटा, रेनिसॉ का मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द रेनिसॉ, रेनिसा बोलते ना, रेनिसॉ है हमारे देश में। आवाज उठाना, अरे आवाज उठाना नहीं, और बताओ। पुनर्जन्म, अरे भाई रीबर्थ नहीं बोल रहा हूं, इंप्रूव द कंडीशन। देखो इसका मतलब होता है पुनर्जागरण, हाँ जागना, इसे कहा जाता है पुनर्जागरण। हिंदी में बोलते इसको पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। अब हिंदी में तो नहीं लिखूंगा, बट इसको कहा जाता है पुनर्जागरण।
इसमें क्या होता है, देखिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के अंदर आई ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से कुछ फायदे भारत के अंदर होना शुरू हो जाते। क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने साथ एक नई चीज लेकर आई, दैट वाज दी वेस्टर्न एजुकेशन। क्या लेकर आई ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जैसे ब्रिटेन के लोग भारत में आके रहना शुरू कर दी, है ना, ध्यान से मेरी बात सुनना। ब्रिटेन के लोग जो है वो भारत के अंदर आके रहना शुरू कर देते हैं। भारत के अंदर आके रहना शुरू करा ब्रिटेन के लोगों ने, तो अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं, ये अपने साथ लेकर आ रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब क्या होता है, वहां की किताबें, वहां की पढ़ाई लिखाई, वहां की नई विचारधाराएं। विचारधारा का मतलब क्या होता है, वहां लोग कैसा सोचते हैं, वहां लोग कैसे बात करते हैं, वहां लोग किस तरीके से सोचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे सोचते हैं वहां पे लोग। सोचने का मतलब वहां पर क्या होता है कि लोगों की आधुनिक सोच वहां पर कैसी है। वहां पर जातिवाद नहीं है, वहां पर लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा बात करते हैं, वहां पर लोग आपस में लड़ नहीं रहे, और ये नई सोच लेकर यहां पर आते हैं। वहां पर कोई भी गलत प्रथा नहीं। अब ये जो सही नई सोच भारत के अंदर आती है, जो वेस्टर्न एजुकेशन भारत के अंदर आई, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा बंगाल में। बंगाल में से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। बंगाल में क्यों पड़ा, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो लोग हैं ना, वो ज्यादातर बंगाल में रहते थे। बंगाल उनके लिए बड़ा फेमस था, कलकत्ता बड़ा अच्छा लगता था, बंगाल के अंदर रहते थे। याद रखिएगा, याद रखना ना, बंगाल के अंदर ये लोग रहते थे। बंगाल में क्या हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन बड़ी तेजी से फैलने लगी। इसलिए आप देखना, जितने भी ज्ञानी लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग, वो आप देखो बंगाल में ज्यादा मिलते थे, अंग्रेजों के टाइम पे दिखते थे ना। और कोई भी आंदोलन की शुरुआत भी बंगाल से होगी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ के, बंगाल, है ना, है कि नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर, बंगाल। ये देखो सब बंगाल के नॉलेजेबल लोग हैं। क्यों, बिकॉज बंगाल में ये सबसे ज्यादा और सबसे पहले एजुकेशन वहां पर आई। अब क्या होता है कि जब एजुकेशन भारत के लोगों को पता लगी, तो भारत के लोगों ने उसको अपनाना शुरू करा, और देखा कि यार भारत के अंदर कई सारी समस्या है, कई सारी समस्या है भारत के अंदर। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि यार भारत में कुछ गलत चीजें, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, सती प्रथा काफी गलत है भारत के अंदर। जो महिलाओं की स्थिति है, जो वुमेन्स की कंडीशन है, वो काफी गलत है भारत के अंदर। हम लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, जो कि भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर जो बलि दी जाती है, वो काफी गलत है। इंसानों की बलि दी जाती थी भारत के अंदर। तो ये चीजें समझ में आने लगी कि ये चीजें गलत है, ये चीजें भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। अब इसीलिए भारत में जो कुछ एडुकेटेड लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इसके बारे में बात करना शुरू करा। उन्होंने बोला कि देखिए, जो चाइल्ड मैरिज है वो गलत है। गलत है कि नहीं, हाँ गलत है। बच्चियों का विवाह करवा दिया जाता, बोले गलत चीज है। अब इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करेंगे, और इसी पूरे मूवमेंट को कहा जाएगा भारत का पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्यों बोल रहे हैं, आपको याद हो तो एक चीज हमने कही थी। मुझे एक बात बताओ कि सती प्रथा, बलि, चाइल्ड मैरिज, क्या ये हमारे देश में अर्ली वैदिक एरा के अंदर थी? याद आ गया, अर्ली वैदिक एरा के अंदर चीजें थी क्या? हाँ जी, अर्ली वैदिक एरा के बारे में बात करें। अर्ली वैदिक एरा में क्या चीजें थी भारत के अंदर? कौन सा समय, 1500 से लेकर 1000 बीसी वाला? क्या अर्ली वैदिक एरा के अंदर भारत के अंदर ये सारी कुरीतियां थी? यस और नो, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने तो पढ़ा है पूरा इतिहास। अर्ली वैदिक एरा के अंदर क्या जातिवाद, कास्टिज्म, ये सब था क्या? कास्ट, जाति, छुआछूत, ये सब था क्या भारत के अंदर? नहीं था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हम जानते, इसलिए इसको बोला रीबर्थ, पुनर्जागरण, कि वापस जाग जाओ। अर्ली वैदिक एरा वो पहली शुरुआत थी, वास्तविकता में शुरुआत यहीं से हुई ना। जब यहां पर नहीं है तो यहां तक की चीजें कैसे आ गई? इसको वापस से रिवर्स अपने को लेकर जाना, पुनर्जागरण, फिर से जागेंगे अपन। हम सो गए थे और हमने इन चीजों पे भरोसा कर लिया, अब हमको वापस से जागना, इसलिए इसे कहा जाता है इंडियन रेनेसां, पुनर्जागरण। समझ में आ गया? इसमें क्या करेंगे, इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, इन कुरीतों को खत्म करने के बारे में बात की जाएगी। क्लियर हो गया? इसलिए इसे कहा जाता है पुनर्जागरण, की वापस जागो। तुम सो गए थे, ये देखो ध्यान से, तुम सो गए थे, सो गए थे, सोना नहीं है, सब वापस जागो। और इसलिए इन चीजों को कहा जाएगा पुनर्जागरण। इंडियन रेनेसां के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें याद रखना, इसमें दो तरह के मूवमेंट्स होने वाले हैं बेटा। क्या दो तरह के मूवमेंट्स होंगे? एक होगा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या होता है, सुनिएगा, दो तरह के मूवमेंट्स है, मैं समझा देता हूं आपको कि इसका क्या मतलब होता है। पहला है आपका रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्म करना। रिफॉर्म करने का मतलब होता है यहां पर रिले रील्ड ऑन रीजन एंड रैशनलिज्म इन एक्सेप्टिंग ऑफ रिजेक्टिंग अ सोशल कस्टम और रिलीजियस ट्रेडिशन। एग्जाम्पल ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज एंड अलीगढ़ मूवमेंट, ये मूवमेंट्स आएंगे। इसके अलावा आएगा रिवाइवलिस्ट, अपील्ड मोर टू ट्रेडिशनल देन रीजन। देखिए क्या होगा, इसमें दो तरह के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला होगा आपका रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट क्या बोलते हैं कि जो खराब चीजें समाज से उसको हटा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, विधवा पुनर्विवाह को हटा दिया जाए, भारत के अंदर से चाइल्ड मैरिज को हटा दिया जाए। इसको हटाने के बारे में, कि वापस से रिफॉर्म करो, इसको वापस से करो, उसके बारे में बात करेंगे। एक है रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के अंदर क्या होगा, आप देखेंगे कि हमारे जो ओल्ड अच्छे ट्रेडिशंस थे, जो पुराने हमारे अच्छे ट्रेडिशन है, बढ़िया चीजें थी कुछ भारत के अंदर, शराब नहीं पीना, अपन का पीते थे शराब, अच्छी चीजें थी, उन चीजों को वापस से रिवाइव करेंगे कि देखो ये करना पड़ेगा अपने को। जैसे अपन वेद पुराण का पाठ करते थे, इसमें क्या किया जाएगा कि जो पुरानी चीजें ट्रेडिशनल जो कि अच्छी होती थी,
उसको वापस रिवाइव करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। अब एक सवाल मैं पूछूं आपसे, बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब मुझे पता आप लोग दे देंगे। इस टाइम पे भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो 1919 सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, जब ये मूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी। नोट करना 19 सेंचुरी के आसपास से शुरू हो जाता है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, आपका जो पुनर्जागरण है वो शुरू हो जाता है। मेरा सवाल बेसिक है आपसे कि उस समय भारत में सबसे बड़ा सोशल इशू क्या था? भारत का सबसे बड़ा सोशल इशू क्या है उस टाइम पर? अगर मैं बंगाल के बारे में बात करूं तो बंगाल की बात कर रहे हैं। पहला, जिसके बारे में जानते हैं सर, चाइल्ड मैरिज थी। दूसरा, नहीं चाइल्ड मैरिज तो नहीं थी साहब, ये सती प्रथा थी। सती का जो ट्रेडिशन था वो था। तीसरा यहां पर जो था, विडो रीमैरिज नहीं करवाते थे, कि महिलाओं का पुनर्विवाह नहीं करवा दिया जा रहा है। या डी यहां पर था आपका एजुकेशन, एजुकेशन से महिलाओं को और बच्चों को दूर रखा जाता था मेजरली। आपके हिसाब से अगर बंगाल के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा इशू समाज का उस समय पर क्या था? अगर मैं क्लियरली आपसे पूछूं तो बताइए, सबसे बड़ा इशू समाज का आपके हिसाब से वहां पर क्या था? हाँ सारे तो है बेटा, देखो सारे, बट सबसे बड़े के बारे में बात करें, सबसे बड़ा क्या था इसमें? क्या था? देखो सीधी बात की जाए, अगर मैं बंगाल के बारे में बात करूं ना, बंगाल में पर्टिकुलरली इट वॉज ए सती प्रथा। सती प्रथा बंगाल की सबसे बड़ा इशू था, ये नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट इशू है सती प्रथा। तो बंगाल के बारे में अगर बात करें ना, इनमें से सबसे बड़ा इशू सती है बेटा। एजुकेशन वॉज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आप इंसान को मार रहे हो ना, इंसान को मार लिया जाता है। सोचो सती के अंदर क्या होता, अभी आगे अपन बात करने वाले। अब इस मूवमेंट की, जितने भी मूवमेंट की शुरुआत हम करेंगे ना, आप देखना शुरुआत कहां से होगी, बंगाल से। और बंगाल में बेसिकली दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी, और दो बड़ी खराब प्रथा बंगाल के अंदर थी। दो चीजें बड़ी खराब, दो प्रथाएं बंगाल के अंदर बड़ी खराब थी। पहली सती, देखो सती हर जगह पर है, पर बंगाल में ज्यादा सती थी। अब पहले सती में क्या होता था, बात करेंगे उसके बारे में, बट एक प्रथा बंगाल की बड़ी फेमस थी, विच इज नॉट लिटरली, विच इज नॉट गुड। इसे कहा जाता था कुलिनिज्म, कुलीन प्रथा। इसके बारे में सुना है कभी आपने? एक पिक्चर आई थी बुलबुल, बहुत हॉरर मूवी बुलबुल, आप देखेंगे तो शायद समझ जाएंगे। उसमें क्या होता है, कुलीन प्रथा के अंदर क्या होता था, आप सुनिएगा, बंगाल के अंदर ही होती थी, आपने शायद मूवीज के अंदर देखा होगा, कि आदमी है 60 साल का, बुजुर्ग आदमी, 60 साल की उम्र है आदमी की, 60 साल 55 साल, मतलब 50 से 60 साल के बीच का आदमी है। और जिस लड़की से उसकी शादी करवाएंगे वो बच्ची होगी, कितने साल की बच्ची होगी पता है? 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, और कई बार 8 साल की बच्ची। इसे कहा जाता था कुलीन प्रथा, कुलिनिज्म प्रथा। अब देखो सीधी बात है यार, ये तो दादाजी है, ये ये टाइम बोल गए 10-12 साल के अंदर, मतलब वहां पर खत्म हो गया टाइम इनका। अब ये तो भाई साहब चले गए, और वो बच्ची बेचारी भरी जवानी में 21 साल 22 साल की उम्र में उस बच्ची को इनके साथ सती होना पड़ता था। सती कर देंगे, मर जला देंगे बच्ची को। ये था कुलीन प्रथा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? काफी इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद अगर सती नहीं भी कर रहे ना, तो ये बेचारी लड़कियां वापस शादी नहीं कर सकती, विडो रेमेज रीमैरिज नहीं कर सकती थी, याद रखिएगा, नहीं कर सकती, ये नोट करना, है ना। ऐसा करते थे लोग, होती थी ये कि। और बंगाल में देखो, मैं बुरा मत मानिएगा, आज भी बंगाल में आप जाओगे ना, कलकत्ता के बच्चों को पता होगा, कलकत्ता में देखोगे आप, बंगाल में फैक्चुअल बात कर रहा हूं, वहां पर महिला और पुरुष का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता है। आप देखना वहां पर, अगर कोई बंगाली बच्चा है तो अपने आसपास आप वो बताएगा उस चीज के बारे में, कि लड़के की एज 32 साल, लड़की 18 साल की होगी। ये लड़के की एज सर ज्यादा है, 40 साल का लड़का है, लड़की 21 साल की होगी, 22 साल की। आज भी बंगाल में होता है, बंगाल के अंदर, बंगाल में एजुकेशन ज्यादा देखी जाती है, वो ठीक भी है, बट ये चीजें होती है, बट ये चीज यहाँ पर होती है। और बंगाल में तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा था, आज इतनी नहीं है, पर बंगाल में उस टाइम भी इतना ज्यादा था। आज इतना नहीं, आज डिफरेंस होता है, 12 15 20 साल तक भी चला जाता है, पर ये चीज उस टाइम पर तो बहुत ही ज्यादा थी, और बहुत गलत है यार, बहुत गलत चीज थी यार। बेचारी बच्ची की क्या हालत करोगे? अरे फिजिकली वो रेडी नहीं है, शादी के बाद के जो चीजें होती है उसके लिए रेडी नहीं है, बेचारी बच्ची का क्या। सोचो, 12 13 14 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, वो बच्ची का मेंटल पीस खत्म, वो कुछ सीख नहीं पा रही जिंदगी में, उसके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, सोचिए कितना, कितना अत्याचार हो रहा है, सोचो कितनी खराब चीज है। और बच्चियां झेलती थी, और सीधी बात है, उनको मार दिया जाएगा। तो देखो औरतों के साथ है ना, भारत में अत्याचार हुआ है, आप इसको नकार नहीं सकते, बहुत अत्याचार हुआ है। तो ये कुलिज्म तो थी, सही बात, बड़ी खतरनाक चीज थी।
है ना। तो सोचो, देखो हंसने की बात नहीं यार, आप लोग मैच्योर बच्चों, मैं आपसे ऐसी बात कर सकता हूँ, फिजिकली वो बच्चे तैयार नहीं है। आप इतनी एज के लोग होते हैं उसके साथ उसके मेंटल कंडीशन को समझो। आप सोचिए, उसके मेंटल कंडीशन को समझो, उस बच्ची की, वो किस प्रॉब्लम से गुजरती है, उसके पास अपनी बात को कहने के लिए कोई नहीं है। और जिस एज में उसको समझना शुरू होता है, उस एज तक उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वो शादी नहीं कर सकती है। आप मूवी देखेंगे ना बुलबुल, तो शायद समझ जाएंगे, उसमें ऐसे ही कुछ उसके साथ भी किया जाता है। तो दिस इज द थिंग जो होती थी। दूसरी जो प्रथा बंगाल की बड़ी खराब थी, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, इट वॉज सती प्रथा। देखो ओरिजिनली जो सती प्रथा है ना भारत के अंदर, वो वॉलंटियर थी। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है? वॉलंटियर का मतलब ये होता है कि आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है सती होने के लिए। मान लीजिए कि कोई राजा है, साहब राजा, जैसे एग्जांपल की बात करें, महाराज हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा था। हर्षवर्धन के जब पापा थी, उनकी मृत्यु होती है, महाराज हर्षवर्धन के पापा मर गए। तो हर्षवर्धन के पापा जब मरे थे ना, उनके पिताजी की जब मृत्यु होती है, तो क्या होता है कि उनकी मम्मी अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा से, कि नहीं साहब मेरे पति मरे, अब मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनके साथ सती हो जाऊं, बिकॉज उनके अलावा जीवन में मेरा कोई है नहीं, तो मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। उनको मना भी करती कि नहीं आप सती मत होइए, बट महिलाओं की इच्छा होती थी कि आप सती हो जाओ। सती वॉज वॉलंटरी। पर बाद में क्या हो गया, इसको कंपलसरी कर दिया। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, होता ये था कि मान लीजिए किसी महिला, अब सेम बंगाल की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। बंगाल के अंदर मान लीजिए वही 60 साल के बुजुर्ग है, अब उनकी एज 60 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी वाइफ 13, 14, 15 साल की, मान लीजिए 21 साल की वाइफ है। अब क्या किया जाता था कि वाइफ को बेहोश किया जाता था, खाने में कुछ ना कुछ मिला के बेहोश करेंगे उसको, वाइफ को बेहोश कर देंगे। बिकॉज देखो ऐसे तो कोई सती होने की कोशिश करेगी नहीं। अब वाइफ, बच्ची नहीं चाहती कि मैं सती हो जाऊं, उसको खाने में दवाई मिलाएंगे, उसको कुछ खिला के बेहोश कर दिया जाता था, पानी के अंदर मिला के बेहोश कर देंगे। उसके बाद उसके पति की चिता के ऊपर लिटा देंगे, जानबूझ के फोर्सफुली लिटा देंगे। जब आग लगाई जाती थी तो आसपास ऐसे लठेत होते थे, लठेत दिख रहे हैं, हाँ जी ये देखो, हाथ में तलवार है, डंडे लेके खड़े होते थे। अब जब आदमी बेहोश भी है, तो शरीर में जब आप तड़पते हैं ना, याद रखिएगा, आपका मन, आपका जो माइंड है, वो दो तरीके से काम करेगा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियसली आप उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते, बट सबकॉन्शियसली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर तुम अंधेरे में चल रहे हो, पीछे से किसी ने हाथ रख दिया, चिल्लाओगे, सबकॉन्शियसली करते हो तुम ये। सेम चीज यहां पर भी होती थी कि यार किसी को जलाया आपने, अब जैसी आग लगी, उस टाइम तो समझ में नहीं आया बिकॉज बेहोश है, बट जैसी आग आग की तेजी बढ़ती और चीजें, शरीर जलना शुरू होता है, तो जल्दी हुई औरत भागना शुरू करती है इधर उधर। और भागती है वो, तो क्या करते हैं, आसपास लोग डंडा लेके खड़े होते हैं, उसके सर पे डंडा मार के बेहोश करके वापस उसको अंदर डाल देते हैं। दैट वॉज सती, इट वॉज हॉरेबल। आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते वो चीजें होती थी सती के अंदर। और ये एक बच्चे ने खुद अपनी भाभी के साथ होते हुए देखा था, जब वो बच्चा मात्र 4 साल का था। और जिस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं, उसे भारत के अंदर पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं भारत के एक बहुत ही महान आदमी, राजा राम मोहन रॉय के बारे में। सुना होगा आप सबने उनके बारे में, ये कहानी है उनकी। अपनी भाभी, उनकी देखो, उनकी मम्मी है ना, बहुत अर्ली डेथ हो गई थी उनकी मम्मी की। अपनी भाभी को मां मानते थे कि यार मेरी मां, अब भाभी, भैया की मौत हुई तो भैया भाभी को जला दिया था। तो उनके दिमाग पे इतना इतना तगड़ा प्रभाव पड़ा इसका कि यार ये क्या हो रहा है, मेरी भाभी को जला दिया। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन इस सती प्रथा को बंद करने में लगा लिया। तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले। सबसे पहले जो भारत के अंदर जिनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है, वो कौन है? वो है महान व्यक्ति मेरे हिसाब से, वो है राजा राम मोहन रॉय। याद रखिएगा, इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। नोट कर लीजिएगा, भारत के अंदर पुनर्जागरण के जनक। और ये क्या कहते हैं कि साहब, अगर सती जैसी जो प्रथा है वो किसी भी शास्त्र के अंदर लिखी है साहब, तो इट्स अ मर्डर। ये मर्डर है, ये मर्डर है, सोचिए, ये मर्डर है, सोचिए, ये मर्डर है। सोचो कितनी बड़ी बात है, मर्डर है, दैट इज मर्डर। सती प्रथा, सीधी बात बोली उन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने। और ये चीज इनके सामने होती है। अभी देखो, इन्होंने बड़े सारे काम करे। अब आज इन्हीं के बारे में बात हम करने वाले। और ये कौन है? राजा राम मोहन रॉय। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले इनके बारे में कुछ चीजें अगर मैं बताऊं, काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार आते हैं इनसे। एक तो बड़े संभ्रांत परिवार से, परिवार के पास पैसा बहुत है, बहुत पढ़े लिखे आदमी। आप देखो कितनी भाषाओं का ज्ञान है, 12 भाषा इनको आती। इनको संस्कृत भाषा आती, ग्रीक, लैटिन, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, 12 भाषाएं से ज्यादा भाषा बोलते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, इन्होंने बहुत काम करा सती के लिए। और फाइनली सती के लिए काम करने के बाद एक भारत का वायसराय है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नोट करना इसका नाम। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने क्या करा, एक कानून बनाया भारत के अंदर, जिसका नाम था रेगुलेशन ऑफ 17। क्या है? रेगुलेशन 17 ऑफ 1829। और इसमें इन्होंने सती प्रथा को एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करवा दिया कि अगर कोई भी सती करता है तो साहब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पहले डर नहीं था ना, अच्छा सती कर दिया कौन देख रहा है, पर यहाँ सती को क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करवाया इन्होंने, बहुत महान व्यक्ति है। तो ये वाली स्लाइड याद रखना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है इनके बारे में, याद रखना। कब? 1829 के अंदर रेगुलेशन ऑफ 17, ये सवाल आता है, ठीक है बच्चा, याद रहेगा है ना, याद रखेगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो एक राजा था मुगल बादशाह, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब कहते मुगल बादशाह तो देखो किसी काम के थे नहीं, तो एक मुगल बादशाह जिसका नाम था अकबर सेकंड, अकबर शाह सेकंड, सुना इसके बारे में? नहीं, मैं बताता हूँ। मुगल बादशाह अकबर शाह सेकंड था। अब देखो मुगल बादशाह अकबर शाह सेकंड था। अब क्या होता था कि अंग्रेज मुगल बादशाह को थोड़ी बहुत पेंशन देते थे। मुगल बादशाह नाम के, अब नाम के दिल्ली में रहते, बाकी उनकी कोई वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला तुम बादशाह हो, तुमको इतने हर महीने इतना दे देंगे। अब भाई साहब इनकी सैलरी थोड़ी कम थी, इनको पेंशन थोड़ी कम मिलती थी। अब इनको पता लगा कि राजा राम मोहन रॉय जो है ना भैया, इनकी पहचान बहुत अच्छी अंग्रेजों से, अंग्रेज इनको बड़ा अच्छा मानते थे, और ये थे भी, बिकॉज इतनी सारी भाषाएं बोलना जानते हैं। अब एक बार राजा राम मोहन रॉय जी इंग्लैंड जा रहे थे, इंग्लैंड जाने वाले थे। अब इन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी से बोला कि राजा साहब आप मेरे दरबार में आइए। चले गए इनके दरबार में, इनकी भारी खातिरदारी करी राजा राम मोहन रॉय जी को, उनको टाइटल दिया राजा का, नाम तो इनका राम मोहन रॉय था, इनको टाइटल दिया राजा का। किसने दिया? नाम याद रखना, राजा का टाइटल दिया इनको किसने? अकबर शाह सेकंड ने। अब कहा जाता है साहब कि इनके सोशल वर्क के लिए दिया, बट सोशल वर्क के लिए नहीं दिया था। अकबर शाह सेकंड इनको बोला था कि देखो भैया मैं आपको राजा का टाइटल दे रहा हूं साहब, आप जा रहे हो ना इंग्लैंड, तो थोड़ा थोड़ा पेंशन के बारे में बात कर लेना कि मेरी पेंशन 50% बढ़ा दी जाए, 50% मेरी पेंशन बढ़ा दी जाए। इसलिए अपने लालची करानी टाइटल इनको देते हैं, है ना। हालांकि पेंशन बढ़ी नहीं, बोले जितनी उतनी ठीक है, मना कर दिया, बोले नहीं साहब उनकी पेंशन नहीं बढ़ा सकते। बट ये कहानी याद रखना। तो सवाल कहां से आता है कि राजा राम मोहन रॉय जी को राजा का टाइटल किसने दिया? अकबर शाह सेकंड ने दिया था। ये नोट करना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसने दिया है? अकबर शाह सेकंड ने दिया। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया बच्चा यहां तक? ये क्लियर हुआ राजा राम मोहन रॉय जी के राजा वाला टाइटल का कहानी? हाँ जी, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा। अब इसके अलावा अगर इनके बारे में बात की जाए तो देखिए इन्होंने कई सारी सोसाइटीज की स्थापना करी, है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि कई सारी सोसाइटीज की स्थापनाएं करती है, बट जो पहली सोसाइटी इन्होंने बनाई है ब्रह्म समाज की करी, बट जो पहली सोसाइटी बनाई इन्होंने उसका नाम है आत्मीय सभा। नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी पहली सोसाइटी ब्रह्म समाज ने, ब्रह्म समाज 1828 के अंदर बनाएंगे। जो पहली सोसाइटी भारत में राजा राम मोहन रॉय जी ने बनाई उसका नाम था आत्मीय सभा। कब बना रहे? 1850 के अंदर। नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। 1815 के अंदर भारत के अंदर एक पहली सोसाइटी की स्थापना करेंगे जिसका नाम है आत्मीय सभा। कब कर रहे? 1815 के अंदर। ये नोट करना इंपॉर्टेंट चीज है। अब बढ़िया आदमी है तो इन्होंने किताबें लिखी है। एक किताब इनकी काफी फेमस है और एक किताब का नाम है तूफत उल मुहावदीन। ये नोट करना, पर्शियन भाषा, फारसी भाषा के अंदर लिखी, पर्शियन की किताब अंदर किताब लिखी इन्होंने, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये बात करते हैं भगवान एक ही है। बहुत सारी बातें करी, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने करी ना वो बोला कि सब भगवान एक है, कि भगवान एक ही होता, आप अलग अलग भगवान को मत समझो। उसके बाद इन्होंने और काम करा। 1817 के अंदर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। नोट करना है, सवाल आया है। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी कहा? कलकत्ता के अंदर। डेविड हरे करके एक अधिकारी थे, उनकी सहायता से वहां पर इनकी स्थापना करी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या करा? एक किताब और लिखी है, ये था प्रेसिपेट्स ऑफ जीसस। जीसस ने जो बातें बोली है ना, हाँ जी, क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, बाइबल के अंदर जो बातें बोली जीसस ने, उसको इन्होंने अपने हिसाब से समझाया इस किताब के अंदर कि देखो भगवान एक ही, उसी के बारे में बात करते हैं। इनका मेजर मोटिव क्या है? कि भगवान एक है, भगवान अलग अलग नहीं होते। आप जो जाति पाति के नाम पे लड़ते हो, धर्म के नाम पे लड़ते हो, लड़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज भगवान एक ही है। आई बात समझ में? और क्लियरली इन्होंने बोला कि ये चीजें लिखी वेदों के अंदर, और इसीलिए इन्होंने वेदों को बंगाली में ट्रांसलेट करवा दिया। क्लियर है? उसके बाद और ये साइंस के बारे में भी बात करते हैं, याद करना, साइंस के बारे में भी बात करते हैं, साइंस लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, नई सोच के बारे में बात करते हैं, कैसे की जाए। तो इन्होंने खुद का एक न्यूज़पेपर बना लिया। बोले यार अंग्रेजों के न्यूज़पेपर में तो हम चीजें पढ़ नहीं सकते, बिकॉज उन न्यूज़पेपर के अंदर वो अपने ही बारे में बात करते। तो एक पहला न्यूज़पेपर निकालते हैं, इनका नाम था बंगाली वीकली। इसका नाम है संवाद कुमुदनी। नोट करिएगा, बंगाली भाषा के अंदर आता था, सप्ताह में एक बार आएगा। इसका नाम था संवाद कुमुदनी, नोट कीजिएगा। और ये पहला ऐसा न्यूज़पेपर है बेटा जो पूरी तरीके के से किसी इंडियन के द्वारा प्रिंट भी किया गया, पब्लिश भी किया गया,
और उससे मैनेज भी किसी इंडियन ने किया। तो देखो कितने बड़ी बात है, इतनी सारी किताबें लिख रहे हो, उनकी खुद का न्यूज़पेपर चल रहा है जो कि सप्ताह में एक बार आएगा, संवाद कुमुदनी, और बंगाली भाषा के अंदर है। बढ़िया काम कर रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी और काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करी इन्होंने, एक अखबार और चला है, एक और पर्शियन भाषा के अंदर ही, बोले अच्छा बंगाली के अंदर तो ये आ गया। अब एक इन्होंने न्यूज़पेपर और चलाया ताकि केवल इसमें साइंस के बारे में बात करें, किसी और चीज के बारे में बात नहीं, रिलीजन के बारे में, सरकार के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, केवल साइंस के बारे में बात करेंगे। और उसका नाम था यहां पर मिरातुल अकबर, ये नोट कीजिएगा। इसका मतलब होता है मिरर ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें साइंस के बारे में बात कर रहे थे। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? तो देखो बहुत सारी बातें इनके बारे में याद रखना। उसके बाद इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना करी, ये सवाल आया था एनडीए में भी कि वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने करी, एग्जैक्टली यहां से सवाल आया। तो कहां से करी? 1825 में इन्होंने करी है। और नोट करिएगा, इसमें ये वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में बात करते हैं, फिजिकल साइंस है ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारे काम ये कर रहे हैं। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये और काफी महान व्यक्ति यहां पर है। अब इसके बाद एक जो दूसरी सोसाइटी इनकी है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी है ब्रह्म समाज, जिसके बारे में आप जानते हैं और जिसके बारे में लोग ज्यादा समझते भी है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म का मतलब यहां पर क्या है, कोई बताएगा? याद रखना 1828 के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना करी। अब ब्रह्म समाज में ब्रह्म का मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है? ब्रह्म समाज, ब्रह्मो का मतलब क्या, ब्रह्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रियली मीनिंग ऑफ ब्रह्म? ब्रह्म किसे कहा जाता है? ब्रह्म समाज में ब्रह्म का मतलब क्या है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ब्रह्म इन द ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्म का मतलब क्या है, बताइए। ब्रह्म का मतलब क्या है, कोई बता? सुप्रीम पावर। देखो ब्रह्म में क्लियरली कहते हैं, हाँ, मोनोथिज्म, मोनोथिज्म क्या है? भगवान एक ही है। आपने सुना अहम ब्रह्मास्मि? अहम ब्रह्मास्मि, सुना है इस बारे में? अहम ब्रह्मास्मि, तुम खुद ही भगवान हो, सुना है इसके बारे में? अहम ब्रह्मास्मि काफी फेमस था कि भैया मैं ही भगवान हूं। ये उसी के बारे में बात करते कि भैया भगवान एक ही और हम सबके अंदर है, अलग अलग नहीं है कि तुम इसमें हिंदुओं के लिए भगवान अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, क्रिश्चियन के लिए अलग है। बोले अहम ब्रह्मास्मि, अगर अपने आप को जान लो तो आप खुद भगवान हो जाओगे। ये उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, ये क्लियरली मोनोथिज्म की भगवान एक ही, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि क्लियरली बोलते हैं। और देखो एक चीज इन्होंने करी, उसके बाद इन्होंने क्लियरली बोला कि साहब जो भगवान की इमेजेस होती है, स्टैच्यूज होती है, पोर्ट्रेट्स होते हैं, उनकी पूजा वूजा मत करो, बिकॉज उनकी पूजा करना सही नहीं है, इनका कहना था, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद क्लियरली कहते कि देखिए हमको पुराने वेद पुराण के हिसाब से चलना है। हमारे देश में केवल दो पिलर होने चाहिए, पहला होना चाहिए वेद और दूसरा उपनिषद। ये देखो ये क्लियरली बात करते हैं अर्ली ऋग्वेदिक एरा के बारे में। ये अर्ली ऋग्वेदिक एरा में जो वेद और हमारे उपनिषद है, उसको बेस बना के ही हमको जाना पड़ेगा। और इसी तरीके से इन्होंने अपने जीवन में कई सारे काम करे हैं और स्थापना करी इसकी, ब्रह्म समाज की, है ना। ब्रह्म समाज किस बारे में बात करेगा, देखिएगा। ब्रह्म समाज ने जातिवाद का विरोध करा। ब्रह्म समाज ने बोला कि चाइल्ड मैरिज बंद करवा दो, विडो मैरिज करवा सकते हैं। ब्रह्म समाज पूजा पाठ का विरोध करता है। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है। ब्रह्म समाज कहता है कि बहुत सारे भगवान नहीं और बहुत सारी शादियां नहीं कर सकते। पॉलिथिज्म का मतलब होता है कि एक से ज्यादा शादी करना, इसका विरोध करता है, याद रखिएगा। एक से ज्यादा शादी कर रहे हो तुम, उसका विरोध करता है। ये अवतार वर्शिप का विरोध करता है, सती प्रथा का विरोध करता है, विरोध करेगा सेक्रीफाइसेस का। और इसमें क्लियरली बोला है साहब कि एक हमारे देश में ना एक डॉगमा का मतलब होता है अंधविश्वास, सुना है इसके बारे में? इसे कहा जाता था काला पानी पार, सुना है किसी ने इसके बारे में? काला पानी पार का मतलब क्या होता है पता है? देखो हमारे देश में एक प्रथा थी, एक अंधविश्वास था कि जिसने भी अगर समुद्र पार कर लिया, मान लो समुद्र है साहब, अब समुद्र पढ़ने के लिए लोग समुद्र पार करके जाते थे, बोले जिसने भी समुद्र पार कर लिया ना, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाती थी। बिकॉज समुद्र के नीचे भगवान विष्णु का निवास है और भगवान विष्णु के ऊपर से निकल के तुम नहीं आ सकते, तुमको अकाल मृत्यु आएगी, तुम मर जाओगे। और ये बहुत लंबे समय से था कि समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए, इसको इन्होंने बंद करवा दिया था। क्लियर हुआ? हाँ जी, याद रखिए, इसी के बारे में बात करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो कई सारी चीजों के बारे में बात करें। और ये थे महान सम्राट, सम्राट कहना सही इनको, हाँ, राजा राम मोहन रॉय। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ, सोल्जर्स को फोर्स किया जाता था पहले कि आप जाओ, है ना, जैसे रामानुजन जी ने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने इसको फील किया।
क्लियर हो गया? अब देखो अब क्या होता है कि राजा राम मोहन रॉय जी के पास अब उनकी मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय जी जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती। सब ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति अमर रहेगा। उनकी मृत्यु के बाद इनकी जो ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी थी वो दे दी जाती है एक बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति को जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। सुना है इनके बारे में? बड़े इंपॉर्टेंट आदमी देवेंद्र नाथ टैगोर जी। हाँ, समझ गए भैया। और इन्हें 1842 के अंदर ब्रह्म समाज की कमान दे दी जाती है, याद रखिएगा। अब इनके बारे में एक चीज याद रखना, ये ऑलरेडी पहले ही बंगाल के अंदर ब्रह्म समाज जैसी एक संस्था चला रहे थे। इनके पास एक्सपीरियंस बढ़िया। देखो तुमको एकदम थोड़ी ना इतनी बड़ी संस्था की जिम्मेदारी दे देंगे, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी तुमको इतनी बड़ी संस्था की जिम्मेदारी देंगे। तो इनके पास एक संस्था थी जिसका नाम था तत्वबोधिन समाज। सुना है इसके बारे में? 1839 में इन्होंने तत्वबोधिन समाज की स्थापना करी और वहां सेम काम कर रहे थे। अभी ये काम बढ़िया कर रहे थे, तो इन्हीं को ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब क्या होता है, अब कहानी सुनना, नोट मत करना, कहानी सुनना। अब क्या होता है साहब, 1858 के आसपास ये ब्रह्म समाज में एक आदमी को अपॉइंट करते हैं। इनका नाम याद रखना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। इन व्यक्ति का नाम था केशव चंद्र सेन। सुना इनके बारे में? ये भी बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े रिफॉर्मिस्ट थे। इनको अपॉइंट किया जाता है ब्रह्म समाज में 1858 में, और इनको बोलते कि भैया आप ब्रह्म समाज को भारत से बाहर, मतलब बंगाल से बाहर लेके जाओ। आप यूपी, पंजाब, बंबई, मद्रास, यहां पे ब्रह्म समाज को लेके जाओ। अब इनकी जो टीचिंग्स है ना वो ब्रह्म समाज से काफी अलग थी। ध्यान से मेरी बात सुना, इनकी जो टीचिंग्स है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इनकी टीचिंग ब्रह्म समाज से बड़ी अलग थी, बड़ी अलग थी। जैसे एग्जांपल की बात करें, ये ओपनली क्या बोलते थे कि भैया लव मैरिज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इंटरकास्ट मैरिज को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा, सुनना, इनकी एक बच्ची है, इनकी बेटी है, आप सुनना। अब इन्होंने सही करा कि गलत करा बताना। और लड़कों तुम ज्यादा है ना, समझ जाओ, है ना, ज्यादा देखना नहीं। ये इनकी 13 साल की बच्ची, क्या 13 साल की बच्ची, इनकी 13 साल की बच्ची थी। इन्होंने अपनी खुद की 13 साल की बच्ची की शादी कूच बिहार के महाराजा से करवा दी। 13 साल की बच्ची इनकी। हंसो मत लड़को ज्यादा, मैं जानता हूं तुम लोगों, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं बेटा, हर बार मैं क्लास लेता हूं, है ना। तो ये 13 साल की इनकी बच्ची थी। इन्होंने अपनी खुद की बच्ची की शादी करवा दी राजा से, जो काफी उम्र के अंदर बड़े थे। अब सीधी बात है भैया, ये जो है वो थोड़ा गलत ही करा इन्होंने, तो सीधी बात है, देखो ये करा इन्होंने। तो क्या होता है, इन्होंने ये करे इससे पहले इनको 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया जाता है। बोले भैया जाओ आप, अब आप ब्रह्म समाज के हिस्सा नहीं। हाँ, तो ये गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाएंगे भैया, गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा हो गया, ऐसा क्यों करा आपने। और क्या किया करेंगे, ये अपने खुद के ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे और नाम रखेंगे उसका कि भैया अब मेरा ब्रह्म समाज का नाम है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। नोट करना, ब्रह्म समाज से इन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 की स्थापना कर दी। तो इन्होंने बोला कि भैया ब्रह्म समाज से अलग हो गया, मैं ब्रह्मो समाज की स्थापना करूंगा। तो अपनी सोसाइटी का नाम क्या रखा इन्होंने, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज से ब्रह्मो समाज कर लिया। अब लोग कंफ्यूज हो रहे कि ब्रह्म समाज ब्रह्मो समाज क्या डिफरेंस है भैया। अब इस डिफरेंस के कारण क्या होता है कि जो ब्रह्म समाज है रियल वाला, उसको भी बड़ा फर्क पड़ रहा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ब्रह्मो समाज सही है कि ब्रह्म समाज सही है। अब देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक नया आइडिया लगाया। उन्होंने बोला कि अच्छा तुमने अपना संस्था का नाम ब्रह्मो समाज कर लिया, हमारी संस्था का नाम हम रखते हैं आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म का मतलब होता है, आदि का मतलब पुराना, हाँ जी, कि पुराना भैया, ये ब्रह्म समाज है। तो नोट करना कि इनके ब्रह्म समाज का नाम था आदि ब्रह्म समाज, कि ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज हो गया। और इन्होंने जिस समाज की स्थापना करी उसका नाम था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? हाँ, तो याद रखना भैया, फिर बहुत दिक्कत हो गई थी, लड़ाई झगड़े भी थोड़े बहुत हुए थे, बट ये चीजें याद रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? जो मैं समझाना चाह रहा था वो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कैरेट्स? हाँ जी, क्लियर है। ये देखो हर्षिता बोली सर शी सीम्स फिट फॉर द आर्मी। अरे यार, मैंने इसलिए मना किया था कि देखो तस्वीरों पे तुम लोग है ना, मैं तुम सबको जानता हूं, जितना तुम अपने आप को नहीं जानते उससे शायद अच्छा मैं तुमको जानता हूं। तो इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा शांति रखो यार। ठीक है ना, फिट फॉर द आर्मी बोलो उसको। आर्मी क्यों ज्वाइन करवाएंगे, शादी करवा दी 13 साल के बच्चे से। क्लियर हो गया? हाँ, तो याद रखिएगा, समझ में आ गया? चलो ठीक है, ओके, ठीक है। भाई रोशनी यादव सर शी इज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ ठीक है ना, ब्यूटी कम्स फ्रॉम दी हार्ट। चेहरे की ब्यूटी सब कुछ होती है क्या? नहीं, चेहरे की ब्यूटी सब कुछ नहीं होती। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, और ऐसा नहीं कि मैं केवल कहने के लिए बोल रहा हूं, दिस इज रियली माय पॉइंट ऑफ व्यू।
चेहरे की सुंदरता जो है ना वो कुछ समय में चली जाती है, वो टेम्पररी, अकॉर्डिंग टू मी काफी टेम्पररी होती है वो। जो सुंदरता है वो मन की होनी चाहिए। इंसान अच्छा कैसे, अब जैसे एग्जांपल की बात करें कि भैया लड़के हैं, देखो कितना खुश हो रहा है मयंक शुक्ला जी को, अरे भैया है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, मजाक कर रहा हूँ। अब भैया तुमने बहुत सुंदर लड़की से शादी कर ली, शी लुक्स वेरी 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 ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल लगती है लड़की, शादी कर ली तुमने, चेहरा देखा तुमने, अब वो घर में तुमको रोज मार रही पीट रही है, तुमको भोजन नहीं मिल रहा है, खाना तुमको बनाना पड़ रहा है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाना लड़का भी बना सकता है, लड़की भी बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं। पर मार पिटाई तुम्हारी कर रही है वो, तुम नहीं मार रही हो भैया, वो तो गलती है, और तुमको मार रही है, उल्टे जवाब दे रही है, बोले क्या कर लोगे भैया, हाँ, हम तो नहीं करेंगे। अब फिर क्या करोगे है ना, पेरेंट्स को बुरा भला बोल दिया तुम्हारे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार सुंदर लड़की खराब होती, बट मैं क्लियरली कहता हूँ देखो, ब्यूटी विद ब्रेन अगर है तो इट्स टोटली फाइन, अच्छी बात है वो तो। पर केवल ब्यूटी देखना और कि नहीं से केवल वो चीज गलत है भैया, है ना। तो ये चीज है, इंसान का दिल, और दिल का मतलब ये नहीं होता है कि हर काम अच्छा करे। देखो अच्छा, दिल का अच्छा होने का मतलब क्या होता है, अंदर दया भावना होनी चाहिए यार मेरे हिसाब से। मतलब अगर वो देख रही है लड़की की कोई गरीब है, कोई ठंड में ठिठुर रहा है, तो जैसे अपन लोगों को मन में होता ना कि अरे बेचारा क्यों परेशान है, वो लड़की भी बोले कि यार मेरे को उसको देख के दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं कि बोले कि अरे मेरे को क्या करना, वो अपनी लाइफ जी रही, मैं तो अपनी लाइफ जीऊंगी, इंजॉय करूंगी। यहां समस्याएं शुरू हो जाती है ना, आई बात समझ में। तो मेरे हिसाब से अच्छा इंसान होना बड़ा जरूरी है। क्लियर हो गया है ना, क्लियर समझ में आ गया। सही बात है। और लड़कियां फिर तुम भी ज्यादा सुंदर लड़का नहीं देखना है ना, ये भी देखना। हाँ, ब्यूटीफुल विद द हार्ट, बिल्कुल सही बात है ना, सही बात है। ह्यूमैनिटी जरूरी है यार, मतलब देखो बाकी चीजें कम पढ़ी लिखी है चल जाएगा, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट वो चीजें ठीक है, दोनों लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं कि लड़के के अंदर भी चल जाएगा। पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंसान अच्छा होना चाहिए, ह्यूमैनिटी जरूरी है। तुम जब तकलीफ के अंदर हो तो तुम्हारी तकलीफ का मजाक ना उड़ा, तुम्हारे पेरेंट्स को सपोर्ट कर दे, वो लड़की हो या लड़का हो सपोर्ट कर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सही बात है कि नहीं, सही बात है। ये अरे तुम शादी ब्याह पे वो देखो क्या बोल रहे सर, दोनों अच्छा है तो शादी कर लो क्या, तुम्हारी उम्र क्या है अभी जो शादी ब्याह की बात कर, अभी तुम छोटे हो यार, कहाँ शादी, तुम लोग सीधा वहां पहुंच जाते हो, शादी कर ले, अरे शादी का, है ना चलिए आगे बढ़े। हाँ, सही बात है। ओके, शादी ब्याह पे मत जाओ भैया, है ना, शादी ब्याह पे तुम लोग मत जाओ। हम्म। ऐसा नहीं होता है, जो देखो अच्छे दिखने वाले, ऐसा नहीं कि जो अच्छा दिख रहा है उसका मन खराब होगा, अच्छे दिखने वाले लोग मन से भी अच्छे होते हैं। और अच्छा दिखना देखो इंसान की आंख में होता है, अच्छा बुरा तो क्या होता है, सब अच्छे देखो, सबको भगवान ने बनाया, सीधी बात अगर मैं कहूँ तो, तुमको भी भगवान ने बनाया, मेरे को भी भगवान ने बनाया, सीधी बात है, उसमें क्या अच्छा बुरा। अब ठीक है, उसमें इतना लोड नहीं लेना इतना जीवन के अंदर। चलो भैया, ठीक है आगे बढ़े। हाँ, अब हम बात करेंगे, अब एक हम बात करेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज भी सेम ही है, नाम याद रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कौन करेंगे, यहाँ पर आत्मारंग पांडुरंग जी, याद रखना आत्माराम पांडुरंग जी इनका नाम है। और बंबई के अंदर इसकी स्थापना कर दे, किसकी सहायता से भाई, केशव चंद्र सेन जी की सहायता से, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात की जाए, अगर हम कहें तो, कि देखिए प्रार्थना समाज जो है ना, इसके पहले इसका जो नाम था वो था परमहंस सभा, है ना, इसके पहले इसका नाम था, बाद में इसका नाम प्रार्थना समाज कर दिया जाता है। इसके बाद महादेव गोविंद राणा देव जी इसको डिजाइन करेंगे, बहुत बड़े नेता है। अब इसके इतना इसका नहीं जाना है, एटलीस्ट याद रखना कि आपके इसके फाउंडर यहाँ पर कौन थे। अब प्रार्थना समाज के अंदर भी चीजें क्या है, देखो प्रार्थना समाज भी क्लियरली इसी बारे में बात करता है। प्रार्थना समाज किसके बारे में बात करेगा, कि जातिवाद हटाओ देश से, समाज में जातिवाद नहीं होना चाहिए, महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, विडो रीमैरिज के बारे में बात करता है। और क्लियरली बोलता है कि देखिए महिलाओं की जो उम्र है शादी की उसको बढ़ाना चाहिए, महिलाओं की जो उम्र है वो शादी की बढ़ाना चाहिए। आई बात समझ में, नोट कीजिएगा, क्या कि महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाना चाहिए। आप किसी बच्ची की शादी 10-12 साल के अंदर नहीं कर सकते, उसको शादी को बढ़ाना चाहिए। आप किसी लड़की की शादी 12-13 साल में नहीं कर सकते, वो कमाता धमाता है नहीं, शादी कर लेगा। तो ये चीज यहां पर होती थी कि महिलाओं की शादी की उम्र को बढ़ाना चाहिए। और इसलिए आज भारत में, मुझे जरा बताओ तो, व्हाट इज द मैरिज एज ऑफ अ गर्ल इन इंडिया, भारत में एक महिला की शादी की उम्र कितनी है कानूनन। अरे मत करो यार, ऐसे मत करो प्यारे बच्चों, ऐसा ना किसी का नाम नहीं जोड़ना यार। लड़कियों की पूछ रहा हूं मैं, शादी की एज, महिला पूछा है, लड़कों की कहां बता रहे, व्हाट इज द मैरिज एज ऑफ इंडिया। जल्दी, तुमको ये पता है कि नहीं, मैं तो समझ रहा था कि सब आंसर देंगे सही। कितनी है,
अरे किसके लिए 55 साल, वो देखो 55 साल में, देखो याद रखना बेटा, 21 साल है आपके मेल की, तो अभी तुम शांति से बैठो, जो शादी शादी कर रहे हो ना लड़को, 21 साल में तुम शादी कर सकते हो। और 18 साल होती है हमारे यहाँ पर फीमेल की। आई बात समझ में? महिलाओं की जो शादी के लिए लीगल एज है, लीगल एज के बारे में बात करो, ऐसे तो तुम करोगे तो फिर पुलिस पुलिस ले जाएगी। दैट इज अ लीगल एज, ये नोट कीजिएगा, भारत में लीगल एज तुम्हारी है, पुरुषों के लिए 21 साल है, महिलाओं के लिए 18 साल। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इतनी उम्र है तुम्हारी, पुरुषों की 21 साल, महिलाओं की 18 साल। क्लियर है? तुमको क्या जल्दी शादी की, मेरे को एक बात बताओ, व्हाई यू वांट टू मैरी सो अर्ली? 100 में शादी करेंगे, 40 में शादी कर भाई, शादी मत करना फिर तो। चलिए ठीक है, क्लियर है? हाँ तो शादी शादी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है यार, ये यही कर दिया बस, खुश? ठीक है, चलिए क्लियर है, चलो आगे बढ़े। चलिए, तो ये याद रखना है, पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से भी जरूरी था। चलो मेरे को तो लगा था तुमको सब पता होगा। ओके, अब हम बात करेंगे बड़ी एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति के बारे में, जिनसे सवाल एनडीए ने पूछा। देखो सवाल पूछा था एनडीए का, बताता हूं मैं। बंगाल के अंदर एक मूवमेंट की शुरुआत करने वाले, और ये विदेशी आदमी, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन समझते हो ना कौन होते? पम्मी इंडियन के पापा विदेशी इनके। ये जो भाई साहब है, ये हिंदू कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे। सोचिएगा क्या, हिंदू कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, उनके अंदर प्रोफेसर थे। अब इनका नाम है हेनरी विवियन डिरोजी। अब ये क्या देखते हैं, सुनिएगा, ये देखते हैं कि साहब जो इंडियंस लोग होते हैं, जो भारत के लोग हैं, जो इंडियन बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको सरकार नौकरियां देती ही नहीं है, बिकॉज तुम इंडियन हो तो नौकरी नहीं मिल रही, अंग्रेजों को नौकरी दी जा रही है। और जो हायर एजुकेशन की चीज है वो केवल अंग्रेजों के लिए भारत के अंदर है, इंडिया का बच्चा हायर एजुकेशन के अंदर नहीं जा सकता, तो सभी आंदोलन कर देते हैं। इन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी एक रेडिकल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट से, और इसका नाम रखा गया यंग बंगाल मूवमेंट। नोट करना, 10 साल चला था। क्या नाम है इस मूवमेंट का? यंग बंगाल मूवमेंट। किसने शुरू करा? हेनरी विवियन डिरोजी। नोट कीजिएगा, ये कौन है? एंग्लो इंडियन बेटा, याद रखिएगा। इन्होंने क्लियरली बोला कि साहब आपको दोनों को समान व्यवहार करना चाहिए, दोनों को, भैया सर पढ़ाई दोनों कर रहे हैं, सिलेबस दोनों का सेम रखो, फिर दोनों को नौकरी के अवसर समान प्रदान करो। और बंगाल के अंदर यंग लोगों के लिए इन्होंने बहुत काम किया। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इनको भारत का फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट कहा जाता है मॉडर्न इंडिया का। क्यों? बिकॉज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी है बंगाल में, जो भारत के युवाओं को प्रोत्साहित करती कि देखो आपको पढ़ना लिखना चाहिए, करना चाहिए ना। याद रखिएगा, ये खुद, इनके बाबा खुद फ्रांस के थे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी प्रभावित थे। तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? हेनरी विवियन डिरोजी। और इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको कहा था कि ही इज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ इन बंगाल, कि भारत के अंदर जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है बंगाल के अंदर, उसके पायनियर, उसके पायनियर का मतलब है जनक है उसके। तो इनका नाम याद रखिएगा। देखो सवाल ही आ गया था एनडी में, सवाल आसान था, किसने शुरुआत करी है यंग बंगाल मूवमेंट की? नाम लिखा है यहां पर इनका, हेनरी विवियन डिरोजी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म कर दो, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अरे शादियों की बात छोड़ दो, तुम लोग पढ़ाई कर लो यहाँ। इतनी शादियों की बात कर रहे हो तुम। मेरी दुल्हन तो आजादी है ना, कहा जाता है ना, सही बात है। क्लियर हो गया? चलो अब हम बात करेंगे, अब देखो अब बात करेंगे परमहंस मंडली के बारे में। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। परमहंस मंडली 1849 के अंदर ही होता है। अब इसको फाउंड किया था दादोबा पांडुरंग जी ने। कहां पर किया है बेटा? महाराष्ट्र के अंदर, है ना। मेहता जी, दुर्गाराम जी भी है, बट दादोबा पांडुरंग जी ने किया। अब याद रखिएगा, इट वॉज काइंड ऑफ ए सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी का मतलब क्या होता है? इसके बारे में भारत के लोगों को ज्यादा पता नहीं था, बिकॉज ये अपने काम को बहुत रिवील नहीं करते कि संस्था कौन चला रहा है। क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पर समाज में जिन चीजों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ये महिलाओं के विवाह के बारे में बात करेंगे, ये जाति प्रथा को कम करने के बारे में बात करेंगे, तो इनके दुश्मन बहुत है, बहुत दुश्मन है। लोग क्या बोलते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सीक्रेटली ये काम करते थे। और इसीलिए आप देखेंगे इन्होंने क्लियरली करा कि देखो भगवान एक ही है। एक ही बात पे ये जोर देते थे कि भगवान एक ही है। याद रखिएगा, एक सभा थी मानव धर्म सभा, उसी की सेम आइडियोलॉजी थी कि भगवान एक ही, और उसी भगवान को आपको मानना चाहिए। आप इतनी चीजें यहां पर मत करो कि आप ये हमारे भगवान अलग, उनके सब एक ही होते। इन्होंने क्लियरली क्या बोला? एक ही भगवान होते हैं। आप जाति पाति पे ध्यान मत दो, आपके पास फ्रीडम ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। आप मोरल कंडक्ट करो, मोरल कंडक्ट मतलब ऐसे काम करो जो समाज के लिए सही है। आप प्रेम की भावना रखो, और इसी के बारे में ये बात करते हैं। अब सवाल देखो क्या आया था यहाँ पे,
ये कहते हैं साहब, द फाउंडर्स ऑफ द परमहंस मंडली फाउंडेड इन महाराष्ट्र बिलीव इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बताओ इस सवाल का जवाब दो, अभी हमने पढ़ा है। इनमें से किसके बारे में ये लोग बिलीव करते थे? देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, इसमें पूरा खेल इंग्लिश का है। परमहंस मंडली के जो लोग इनमें से किस चीज के बारे में बिलीव करते हैं? देखो बड़ा आसान सवाल था, पहले ही सवाल था हिस्ट्री का, है ना, और बड़ा आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट है नहीं, बहुत का कौन डिफिकल्ट नहीं। बहुत आसान है, देखो सीधी बात है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद को ग्लोरीफाई किया नहीं भैया। सोशल डिस्टेंसिंग अलोंग कास्ट लाइंस, के साथ डिस्टेंस बना लो अपने साथ जातिवाद के बेस पे, ये नहीं इन्होंने किया। फॉरबिडन विडो रीमैरिज, की विडो रीमैरिज नहीं होना चाहिए, भी नहीं करा इन्होंने, करा वन गॉड एंड ब्रेकिंग कास्ट रूल। सीधी बात है, भगवान एक और जाति प्रथा का विरोध किया। एक भगवान के बारे में बात करी 82.9। देखो पूरा खेल किसका था? लैंग्वेज का था। तो सवाल यहां पर लैंग्वेज का आता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आज जितना पढ़ा उतना क्लियर हो गया, बिकॉज कल भी इसका एक लेक्चर है। आज जितना पढ़ा क्लियर हो गया, करेक्ट, समझ में आ गया। शादी वादी की बातें कर ली तुमने आज। जयेश, इफेक्टिव इंटेलिजेंसी एंड कंपैशन फॉर द नेशन। जयेश पूछ रहे कि एक बात कौन सी है सर जो हर अधिकारी के अंदर होनी चाहिए? मैं केवल एक चीज बोलूंगा, लव फॉर द नेशन, भारत माता के लिए प्रेम की भावना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है ना, अगर वो प्रेम ही नहीं तो बाकी ओल की उसको क्या कर लेंगे हम लोग? सीधी बात है ना, अगर देखो मेरे अंदर 15 ओल क्यूज है, बहुत बढ़िया मैं करता हूँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर है, मैं मेरे पास इफेक्टिव इंटेलिजेंसी, मैं ब्रेव हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, बट मैं भारत से प्यार नहीं करता, तो ये क्वालिटीज का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब है यहाँ पर नहीं इन क्वालिटीज का। तो सबसे बड़ी क्वालिटी मेरे लिए होती है साहब कि भारत माता से, भारत से प्रेम करना, इंडिया अपने देश से प्यार करना, भारत से प्यार करना। उसके बाद 15 एल क्यूज तो होना जरूरी है, बट ऐसे भी कई लोग हैं जिनके अंदर वो 15 एल क्यूज शायद नहीं है, पर भारत माता से इतना प्रेम करते हैं कि वो ऑयल क्यूज अपने आप उनके अंदर आ जाएंगे। अब देखो तुम्हारे अंदर ऑयल क्यूज क्यों आ रहे हैं? बिकॉज तुम भारत से प्यार प्यार करते हो, भारत को मां मानते हो, देश हमारी मां की तरह है। तुम अपने अंदर डेवलप कर रहे हो कि नहीं? हाँ, तो वो चीज वहीं से आती है बेटा, है ना। चलिए ध्यान रखो अपना।